किम ह्यूंग सुंग हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और वो एक बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है। वो सोचता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से उसे ये सजा मिली। वो अभी कुछ ही महीनों में ग्रेजुएट होने वाला था और अब उसके साथ ये हो गया। और हम ये भी देखते हैं कि 4 लोग बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं और हंस रहे हैं। बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद वो कोमा में चला गया और हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग सुंग हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। ह्यूंग सुंग की दादी के पास एक रिलेटिव आती है और उससे कहती है कि ह्यूंग सुंग कभी कोमा से बाहर नहीं निकल पाएगा और हमें उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देना चाहिए। ह्यूंग सुंग की दादी मना कर देती है। ह्यूंग सुंग ये सभी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कोमा में था। ह्यूंग सुंग की दादी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठने के लिए कहती है। वो अब भी ये सोच रही थी कि ये उसके साथ हुआ कैसे। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। ह्यूंग सुंग की दादी उसी के हाथ पकड़े हुई है और रो रही है। ह्यूंग सुंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो उसकी दादी को चिल्लाकर कहता है लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। कुछ दिन बाद उसकी दादी और ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसके रिश्तेदार उसे कहते हैं कि उसे ह्यूंग सुंग पर हार मान लेनी चाहिए, लेकिन उसकी दादी ये नहीं चाहती थी। ह्यूंग सुंग को उसने बचपन से पाला था जब उसके माँ बाप मर गए थे। वो ह्यूंग सुंग को कहती है कि उसे कुछ इशारा दो कि वो जिंदा है। ह्यूंग सुंग अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन वो अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और उसका भाई आता है उसे देखने के लिए और वो कहता है कि वो अब और सहन नहीं कर सकता। ह्यूंग सुंग के जाने के बाद वो लड़के अब उसके छोटे भाई को तंग करने लग गए हैं और वो कहता है कि उसकी दादी अब एक रेस्टोरेंट में काम करने लग गई है ताकि वो उसके हॉस्पिटल का बिल भर सके, लेकिन उसको चोट लग गई है और वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और ये भी सोचता है कि अगर वो मर जाता तो उनके लिए कितना अच्छा होता और रोने लगता है और अपने भाई को उठने के लिए कहता है लेकिन वो कोमा में था और कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन वो उसकी बात सुन रहा था। और अब 3 साल बीत चुके हैं और उसका भाई भी उससे मिलने कई दिनों से नहीं आया। और जिसके बाद कुछ नर्स बात कर रही थी कि इसकी दादी अब इससे दोबारा मिलने कभी नहीं आएगी और अब वो टीवी की वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सुनकर ह्यूंग सुंग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जिसके बाद ह्यूंग सुंग उन लोगों को याद करने लगता है जिसकी वजह से ये सब हुआ। उन सभी के चेहरे उसे हूबहू याद थे और वो उन टीचरों को भी याद करता है कि जिन्होंने उसकी मदद नहीं की और उन बुली लोगों का साथ दिया। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि वो उन्हें कैसे पीटेगा, कैसे उनसे बदला लेगा हर एक मूव, और एक परफेक्ट प्लान बना लिया। लेकिन अब 10 साल बीत चुके हैं और अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। उन 10 सालों में उसने ये सोचा था कि उन बुली लोगों से और उन सभी लोगों से उसे बदला कैसे लेना है, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। 10 साल हो चुके हैं लेकिन वो अभी भी कोमा में है। अब उसके लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता और वो कहता है कि प्लीज कोई तो इस मेरी जिंदगी को खत्म कर दो। तभी उसे एक रोशनी दिखती है, उसमें वो अपने आप को ही देखता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और तभी एक रोशनी आती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है दोबारा तो वो देखता है कि सुबह हो गई है और वो अपने क्लास में है। वो सोचता है कि ये तो एक सपना है और अपने गालों को छूकर उसे चुटकी बांटता है तो उसे दर्द होता है, लेकिन उसे पूरा विश्वास नहीं था। इसलिए वो एक पेन उठाता है और अपनी टांगों में दे मारता है। जिसके बाद उसे एहसास होता है कि ये तो असलियत में। वो खुश हो ही रहा था तभी पीछे से एक बुली की आवाज आती और वो एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। और उस बुली को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे कोमा में भेजा, जिसकी वजह से उसके छोटे भाई और उसकी दादी माँ को कितना कुछ सहना पड़ा। वो उसके पास जाता है और उसे रुकने को कहता है लेकिन वो बुली उसी से कहता है चला जा यहाँ से, पीटना चाहता है। वो अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया कि ह्यूंग सुंग ने उसके मुंह पे मुक्का दे मारा क्योंकि 10 सालों से जब वो कोमा में पड़ा था और सिर्फ बदला लेने के बारे में सोच रहा था और जब उसे वो मौका मिला है तो उसे कैसे जाने देता। फिर हमें बताया जाता है कि जब वो कोमा में नहीं गया था उस दिन आखिर हुआ क्या था। ये बुली, उस बुली का नाम पार्क है और उसे एक गेम खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस क्लास के टॉपर के पास गया। उसे लगा कि वो क्लास का टॉपर है तो ये गेम खेलने में भी अच्छा होगा और उससे वो गेम अपने अकाउंट से खिलाने लगा। जिसके बाद उस टॉपर को जबरदस्ती उसके लिए गेम खेलनी पड़ी और इसी की वजह से उस क्लास का टॉपर धीरे धीरे नीचे गिरता गया और उसके मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। और ह्यूंग सुंग ने ये पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा और इसीलिए वो उसे रोकने के लिए गया, लेकिन उसका दोस्त ने उससे कहा कि ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात को वो अनदेखा करता है क्योंकि उस टॉपर ने उसकी भी कई बार मदद की थी पढ़ाई में और वो पार्क के पास गया उसे रोकने के लिए। लेकिन उस दिन के बाद से उन सभी लोगों ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया और जब भी मौका मिलता उसे पीटते। उसकी क्लास के लोग ह्यूंग सुंग की तरफ देख रहे हैं कि क्या ये पहले से इतना खतरनाक था। ह्यूंग सुंग ने ये सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में पहले ही कर रखी थी। पार्क एक अच्छा बॉक्सर है, अगर वो उससे पहले मारने का मौका देगा तो वो पक्का हारता, इसीलिए उसने पहले पार्क पर वार
पार्क किया और उसे मारता ही जा रहा था। पार्क ह्योंग-सुक को देखने के लिए मुंडी घुमाता तो ह्योंग-सुक उसके मुंह पर लात मार देता। पार्क अपने हाथ आगे करता तो ह्योंग-सुक उसके हाथों पे मार देता। वो उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था और पूरी तरह पीटे जा रहा था। तभी एक उड़ती हुई चेयर आती है। ह्योंग-सुक उसे डोज कर लेता है। जब वो देखता है कि ये चेयर कहाँ से आई तो वो देखता है कि पार्क के दोस्त है और वो ह्योंग-सुक को रुकने के लिए कहते हैं। ह्योंग-सुक कहता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो लोग देखते हैं कि ह्योंग-सुक जरा सा भी डरा हुआ नहीं है और जंग मिन्हो उनमें से एक सोचता है कि क्या ह्योंग-सुक पागल हो गया है। उनमें से एक बड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप कैंग ह्योंग-सुक की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो लड़ाई शुरू कर पाते स्टूडेंट आता है और कहता है कि टीचर आ गए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है। जाने से पहले कैंग ह्योंग-सुक को कहता है कि तेरे तो लग गए, क्लास खत्म होते ही मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। पार्क को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या और वो अपने दिमाग में ह्योंग-सुक को गालियां दे रहा था और उसे पीटने का प्लान बना रहा था। और वो कहता है कि वो तो बस उसका ज्यादा ध्यान नहीं था इसलिए वो पीट गया, लेकिन अब क्लास खत्म होते ही उसे वो बहुत मारेगा और क्योंकि उसके दोस्त भी आने वाले हैं तो वो उसे तब तक मारेगा तब तक वो बेहोश नहीं होगा। जिसके बाद पार्क के दोस्त भी घड़ी की तरफ बार बार देख रहे थे कि कब क्लास खत्म होगी और जंग मिन्हो ये भी सोच रहे थे कि ह्योंग-सुक को आखिर हुआ क्या उसके पास कोई खतरनाक बैकअप है और अगर उसने ह्योंग-सुक को सबक नहीं सिखाया तो और भी लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जिसके बाद क्लास खत्म होती है और पार्क अपनी चेयर पे से खड़ा होता है ह्योंग-सुक को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले ही ह्योंग-सुक की लात पार्क के मुंह पर लग जाती है और इससे पहले वो नीचे गिरता ह्योंग-सुक उसके बाल पकड़कर कहता है कि हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया और उसे के मुंह पर मुक्के पे मुक्के दे मारता है। और वहाँ पार्क के दोस्त भी ह्योंग-सुक की क्लास की तरफ बढ़ रहे थे और वो देखते हैं कि ह्योंग-सुक की क्लास के बाहर भीड़ लग गई है और वो जल्दी से जल्दी भागकर पार्क के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि ह्योंग-सुक ने पार्क का मार मार के बुरा हाल कर दिया है, सारा मुंह सुजा दिया। जिसके बाद कैंग पार्क की तरफ बढ़ता है। ह्योंग-सुक उनका स्वागत करता है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। ह्योंग-सुक सोचता है कि आखिर वो कैंग को कैसे हराएगा। उसने भले ही कितनी ही कैलकुलेशन अपने दिमाग में की हो, लेकिन कैंग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उससे ऐसा सोचना पड़ेगा जो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं। वो पास में एक लोहे की लोक को देखता है और उसे उठाकर कैंग के दिमाग पर दे मारता है 3-4 बार। जिसके बाद कैंग वहीं पर अधमरा हो जाता है और वो इसी मौके का फायदा उठाता है क्योंकि बाकी बुली कैंग को ही देख रहे थे। वो भागकर एक बुली को उठाकर वहीं पर पटकता है और 7 से 8 मुक्के जोर से उसे दे मारता है और मारते रहता है। उसे परवाह नहीं कि दूसरा बुली उसके पीछे से उस पर वार करे, वो बस उसे मारते ही जाता है। पूरा मोस्टर बन गया था और खूनम खून चारों तरफ फैल गया था। जिसके बाद ह्योंग-सुक थोड़ा थक जाता है और सोचता है कि इस बॉडी के साथ वो इन सभी के साथ एक साथ तो नहीं लड़ पाता, लेकिन वो अभी थक नहीं सकता था क्योंकि अभी भी एक बुली बाकी था। इसीलिए वो खड़ा होता है और जंग मिन्हो ह्योंग-सुक की तरफ देखता है जैसे वो कोई मोस्टर हो और वो पूरा डरा हुआ था कि कैसे ह्योंग-सुक इतना खतरनाक हो गया। ह्योंग-सुक जंग मिन्हो की तरफ बढ़ता है। ह्योंग-सुक इतना डरा हुआ था, उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो ह्योंग-सुक के साथ लड़ाई भी नहीं कर पा रहा था। ह्योंग-सुक अपना मुक्का उस पर मारने वाला था। जंग मिन्हो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका मुक्का उसे पड़ने वाला था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से टीचर आ जाता है और उस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देता है। वो बोली हंसने लगता है क्योंकि उनके 3 दोस्त वहीं पर पड़े हैं और टीचर ने उसे देख लिया है और ह्योंग-सुक तो अब गयो। टीचर उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे डांटने लगता है कि ये सब स्कूल में नहीं चलता और अब तुम्हें स्कूल से निकलना होगा। इससे पहले वो टीचर और प्लान बना पाता। ह्योंग-सुक उस टीचर को कहता है कि इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में पहले ऐसा केस नहीं हुआ है, पहले भी और बच्चे पीटे हुए हैं और आज भी बस ऐसा ही हुआ है, ज्यादा ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है और वो इस मामले को चुपचाप रफा दफा कर सकता है। ऐसा सुन के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के एक ह्योंग-सुक के सर पर टपली मार देता है। ह्योंग-सुक को पहले से मालूम था कि ऐसा जरूर होगा क्योंकि वो कोमा में इसी वजह से गया था क्योंकि पिछली बार उसके टीचर ने उसकी मदद नहीं की और बस चुपचाप डरपोकों की तरह बस इग्नोर करते रहे। इससे पहले वो टीचर ह्योंग-सुक को दोबारा टपली मारने वाला था। ह्योंग-सुक कहता है कि अपनी आवाज और अपने हाथ नीचे कर और वो ये भी कहता है कि उसे मालूम है कि टीचर ने कई सारे बच्चों के पापाओं से पैसे लिए हैं, खास करके उस बुली जंग मिन्हो जिसे वो अभी मुक्का मारने वाला था, लेकिन इस टीचर के आने की वजह से वो बच गया। और इतना ही नहीं, उस टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ चक्कर है जिसके 3 बच्चे हैं और अगर ये सब बाहर फैल गया तो उसका क्या होगा। उसकी बीवी उसे तलाक दे देगी, स्कूल से वो बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई स्कूल वाले इस बदनामी के डर से उसे दोबारा
दोबारा से टीचर की जॉब पर रखेंगे भी नहीं, वो कंगाल हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। जिसके बाद वो टीचर डर जाता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है। ह्यूंगसुंग की पिछली जिंदगी में बहुत बार बुली होने के बाद वो टीचर के पास जाने की सोचता है। ये इतना अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन उसे कोई तो अडल्ट को इस बारे में बताना था। टीचर को बताने के बाद टीचर पार्क और उसके बुली दोस्त को बुलाता है, जिसके बाद पार्क कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे और इसीलिए टीचर भी उन्हें छोड़ देता है। लेकिन ह्यूंगसुंग डरा हुआ और पूरा पसीने में, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके साथ अब आगे होगा क्या। टीचर के कमरे से बाहर आने के बाद वो बुली लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जो ह्यूंगसुंग ने किया है, और वो ह्यूंगसुंग को स्कूल के पीछे ले जाते हैं और वहीं पर पीटना चालू कर देते हैं। और ह्यूंगसुंग टीचर को गाली देता है कि टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और इनके बुली की बातों पर यकीन कर लिया। और वो पीट रहा था जब खिड़की में देखता है कि टीचर वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। ह्यूंगसुंग को लगा कि अब टीचर जरूर उसकी मदद करेगा, लेकिन वो गलत था। टीचर बस उन्हें देखकर वहां से चला जाता है और फिर उसे पता चलता है कि उस टीचर तो एक डरपोक है। और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो टीचर बच्चों के पेरेंट्स से पैसे लेता था, खास करके जंग मिन्हो जो बुली उसे करता है। और उसे तो ये मैटर कभी सोल्व करना ही नहीं था। जिसके बाद वो खुद ही इस मैटर को सोल्व करना चाहता है, और अगर उसे अकेला करना पड़ा तब भी उसे पता है कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा ट्राई करना चाहता है। इसीलिए उस दिन वो इतना गुस्से में था कि सभी बुलीज को पीट दिया। लेकिन जो ह्यूंगसुंग ने किया है उसकी वजह से जंग मिन्हो के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, और उसी की वजह से ह्यूंगसुंग की ग्रैंडमा को उनसे माफी मांगनी पड़ती है। और जंग मिन्हो उसे ही ब्लेम करके पूरी सिचुएशन को उसी के खिलाफ कर देता है, और स्कूल में भी उसे ही पनिशमेंट मिलती है। लेकिन पार्क और उसकी दोस्त बचकर निकल जाते हैं, और उसी दिन कोमा में उसे पता चलता है कि सिर्फ उसके हिम्मत करने से कुछ नहीं होगा, उसे कोई अडल्ट उसकी साइड पर चाहिए, कोई बढ़िया पावरफुल बंदा जिसकी मदद से वो अपना रिवेंज ले सके। और अब हम यहाँ पर प्रेजेंट पर आ जाते हैं, जहाँ उसके टीचर पूरा शौक में थे कि जो ह्यूंगसुंग ने उसे बताया, और वो ऐसे कहता है कि ह्यूंगसुंग तो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ह्यूंगसुंग तो सीरियस था और कहता है कि जब भी मुझसे बात तो केयरफुली होकर करो। जिसके बाद ह्यूंगसुंग कहता है कि एक सीनियर स्टूडेंट की मदद से वो जंग मिन्हो के पेरेंट्स से मिला, और उसी से उसकी केयर करने के बदले में उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और यही नहीं, इंग्लिश टीचर के साथ जिसके 3 बच्चे हैं वो कई बार मोटल भी गया। जिसके बाद ह्यूंगसुंग कहता है कि मुझे क्या और भी कहना चाहिए। उसका टीचर हैरान हो जाता है कि उसे इतना सब कहाँ से पता। ह्यूंगसुंग उसे और बेइज्जत करता है कि वो उसने कितनी गंदी लाइफ जी, और अगर ये सभी चीज बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी टीचर की पूरी बर्बाद हो जाएगी, और इसे हल्के में मत लेना। अगर मुझे स्कूल छोड़ना भी पड़ा ना, तब भी मैं ये बातें बाहर निकाल के जाऊंगा। और उसका टीचर कुछ बोल भी नहीं पाता। और फिर हमें पता चलता है कि जब ह्यूंगसुंग 3rd ईयर में था, ये बात तभी रिवील हो गई थी क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे इंग्लिश टीचर के साथ पकड़ लिया था। जिसके बाद उसकी बीवी ने उसे डाइवोर्स दे दिया, और उसकी बीवी की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और खतरनाक भी। और अगर उससे पता चल गया कि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए ह्यूंगसुंग को मालूम था कि ये ब्लैकमेल जरूर काम करेगा। जिसके बाद वो टीचर ह्यूंगसुंग के सामने सर नीचे करके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो टीचर ह्यूंगसुंग से माफी मांगता है और कहता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद ह्यूंगसुंग कहता है तुम जैसे जी रहे हो बस वैसे ही जीते रहो, तुम जो कर रहे हो बस वही करते रहो, बस फर्क इतना है पहले तुम जंग मिन्हो के लिए करते थे, अब मेरे लिए करो, और इस मैटर को यहीं पर दबा दो। किसी में कीमत पर तुम्हें जो करना पड़े वो करो। अगर तुमने मेरी बातें मानी तो ये बातें कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, और जब तक वो ग्रेजुएट होगा तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। टीचर उस डरपोक था और वो कहता है कि वो अपना पूरा कोशिश करेगा। जिसके बाद ह्यूंगसुंग उस कमरे से चला जाता है। जब वो हॉल में था अपनी क्लास की तरफ जाते वक्त वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। जब वो क्लास की तरफ जा रहा था, वहीं क्लास में जंग मिन्हो उसी की क्लास में तबाही मचा रहा था, कुर्सियों चेयरों को इधर उधर फेंक रहा था कि कौन है मेरे से पंगा लेने वाला, देगा मेरे से जो पंगा लेगा चूर चूर हो जाएगा, कि वही पूरे स्कूल का गुंडा है। और ह्यूंगसुंग को वहीं पर डरा रहा था, आजा कहाँ छुप गया ह्यूंगसुंग। वो ह्यूंगसुंग को इसीलिए बुला रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि ह्यूंगसुंग यहाँ पर है ही नहीं, और उसे घमंड था क्योंकि वो टीचर उसी के पेरेंट्स से पैसे लेता था, और अब तो ह्यूंगसुंग तो स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसीलिए उसे पक्का यकीन था कि अब ह्यूंगसुंग उसके रास्ते में कभी नहीं आएगा। वैसे तो वो खुद ह्यूंगसुंग को देखकर पूरा डर गया था, लेकिन वो ऐसा एक्टिंग इसीलिए कर रहा है ताकि कोई और उसके आगे ना खड़ा हो पाए। और वो एक टेबल को उठाकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक देता है सबको डराने के लिए, क्योंकि वही तो स्कूल का गुंडा है और वो अपने कभी स्टेटस को नीचे नहीं गिरने देगा। और ऐसे दिखाता है कि वही स्कूल का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ह्यूंगसुंग ने जो किया वो तो बस एक कोइंसिडेंस था, और अब ह्यूंगसुंग उसके सामने आया ना तो उसे वो छोड़ेगा नहीं और उसे आसानी से पीट देगा। इससे पहले वो अपने आप को और ऐसी बातें कर पाता, ह्यूंगसुंग क्लास का गेट खोलता है और उसे बाहर बुलाता है। जंग मिन्हो उसकी आवाज सुनकर
सोचकर डरने लगता है कि ये क्या। और युंगसुंग उसके पास आता है और कहता है कि हमें वो खत्म कर देना चाहिए जो हमने शुरू किया था। युंगसुंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जुंगमिनो सोचता है कि अब तो वो गए और युंगसुंग का एक मुक्का आकर जुंगमिनो के मुंह पर लगता है और वो जमीन पर जाकर पड़ता है। और जब वो जुंगमिनो युंगसुंग को देखता है, वो देखता है कि एक डीमन उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले वो और कुछ कर पाता युंगसुंग की लातें जुंगमिनो की तरफ बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि वो बेहोश हो पाता, युंगसुंग जुंगमिनो को अपने फेस के पास लाता है और उसे और ज्यादा मारता रहता है। वो इतना मारता है कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था और किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं पाता। युंगसुंग उसे पीट कर बहुत मजे ले रहा था और जुंगमिनो ये देखकर कहता है कि ये तो पागल है, पूरा पागल। युंगसुंग उसे और ज्यादा फेस पर मारता है। जुंगमिनो सोचता है कि कोई तो उसे बचा लेगा और इधर उधर देखने के बाद उसे वही टीचर दिखता है। वो सोचता है कि अब तो वो बच गया, लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो टीचर दूसरी तरफ मुंह करके चला जाता है। युंगसुंग उसे कहता है कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ये सब होने से पहले 5 मिनट पहले वो टीचर अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि युंगसुंग ने जो भी उससे कहा है, अगर वो युंगसुंग को पनिश नहीं करेगा तो विक्टिम के पेरेंट्स को वो क्या जवाब देगा, खास करके जुंगमिनो के पेरेंट्स जिससे वो पैसे लेता था और वो काफी अमीर घर के हैं। और जुंगमिनो के पेरेंट्स ने ही स्कूल को अच्छे खासे डोनेशन दी थी जिसकी मदद से स्कूल को दोबारा पेंट किया गया। ये सोच कर टीचर बहुत ज्यादा डर रहा था और उसे एक सॉल्यूशन मिलता है कि वो युंगसुंग और जुंगमिनो को अलग रख देगा और आपस में कभी मिलने नहीं देगा, जिससे कि ये क्लैश होगा ही नहीं। और वो युंगसुंग को भी रिक्वेस्ट करेगा कि युंगसुंग जुंगमिनो के साथ पंगा ना ले। वो सोचता है कि ये तो फुल प्रूफ प्लान है और अपनी चेयर से उठकर उनकी क्लास की तरफ जाता है। लेकिन वो जब वहां पर जाता है तो देखता है कि युंगसुंग पहले से ही जुंगमिनो को पीट रहा है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जब जुंगमिनो उसकी तरफ देखता है तब टीचर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ भी करेगा तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और अब प्रेजेंट में युंगसुंग जुंगमिनो को चांटे पे चांटे पेल रहा है और अभी भी उसका मन नहीं भरा। वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो सोच रहा है कि कितने सालों तक उन लोगों ने उसे बुली किया और अब वो आखिरकार जुंगमिनो का सूजा हुआ मुंह देखकर उसे छोड़ देता है ताकि कहीं वो एक दो और खाकर मर ना जाए। उसके बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और जुंगमिनो को देखता है। अगर युंगसुंग चाहता तो उन लोगों से के साथ पंगा ना लेकर अपनी पीसफुल लाइफ जी सकता था, लेकिन इतने सालों से अपने अंदर की जो भावनाएं उसके अंदर दबी थी और उनसे पंगा लेने का, उनसे रिवेंज लेने का जो मकसद था वो इतना ज्यादा था कि उसने आते ही पार्क को मार दिया और फिर जुंगमिनो के साथ भी पंगा ले लिया। उसे अब कोई डर नहीं है क्योंकि उसके पास एक फुल प्रूफ प्लान है और वो सोचता है कि प्रिंसिपल उससे जरूर पंगा लेगा और उसे अच्छी खासी पनिशमेंट देगा। और बहुत सारे विटनेस लोगों ने उसे देख लिया है जुंगमिनो को मारते हुए और अब वो इसे नहीं रोक पाएगा अगर वो चाहेगा भी तो। और अगर वो इस छोटे से स्कूल को भी नहीं संभाल पाता तो वो अपने रिवेंज को कैसे पूरा करेगा। जिसके बाद प्रिंसिपल एक मीटिंग बुलाता है और युंगसुंग सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ है और वो प्रिंसिपल कहता है कि वो ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो कहता है कि क्या विटनेस लोगों ने इसका वो देखा हुआ है। वो कहते हैं कि हाँ। इससे पहले कि इंग्लिश टीचर और कह पाती, वो किम टीचर इंग्लिश टीचर को कहता है कि मत करो, अगर युंगसुंग अगर स्कूल से निकाल दिया गया तो ये सारी बातों को बाहर फैला देगा। फिर वो किम टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि हाँ, युंगसुंग ने उस पर वार किया है लेकिन वो सिर्फ अपने बचाव में। जुंगमिनो ने पहले उसे बुली किया लेकिन उसने अपने बचाव में ही उसे मारा। प्रिंसिपल कंफ्यूज हो गया क्योंकि किम युंगसुंग की साइड ले रहा था। किम फिर से कहता है कि वो पार्क और उसके गैंग बाकी लोगों को बुली करते थे और खास करके युंगसुंग को ही, लेकिन एक दिन उसने तंग आकर उन सभी पर अपने बचाव में वार किया। अगर हमें उसको निकाल देंगे तो ये तो सिर्फ नाइंसाफी होगी। जिसके बाद वो प्रिंसिपल टीचर को चुपचाप बैठने के लिए कहता है। प्रिंसिपल ये ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी मालूम है कि जुंगमिनो के पेरेंट्स इसे आसानी से जाने नहीं देंगे और उन्हीं की डोनेशन से स्कूल अच्छा खासा चल रहा है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें युंगसुंग को सजा तो देनी पड़ेगी और उसे पावरफुल लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे। और युंगसुंग को प्रिंसिपल 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देता है और कहता है कि 1 हफ्ते बाद तुम अपने किसी पेरेंट्स को मीटिंग के लिए लेकर आओ और उसका फैसला उस दिन ही होगा। युंगसुंग को पता था कि यही होगा और इसीलिए वो खुश हो जाता है और वो खड़ा होकर चला जाता है। जिससे पहले किम वही टीचर युंगसुंग के पास आता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। युंगसुंग कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक मैं स्कूल में हूँ तुम्हें हमेशा मेरी साइड लेनी होगी और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हारी तो लाइफ बर्बाद करूंगा ही, खासकर उस इंग्लिश टीचर की। तो तुम्हें जो भी करना पड़े करो, बस मेरी साइड कभी मत छोड़ो और मैं वादा करता हूँ जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलेगी। जिसके बाद और वो वहाँ से चला जाता है। युंगसुंग अपना
अपना क्लास में से बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर जाता है, जहाँ वो अपनी दादी माँ को पुकारता है, लेकिन उसकी दादी माँ वहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब पर गई। उसका घर बहुत ज्यादा आलीशान था, लेकिन उसके कोमा में जाने के बाद उसकी दादी माँ को वो घर भेजना पड़ा उसके इलाज के कारण। उसे वो ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपने पास्ट को चेंज कर सके और वो सिर्फ अपना बदला नहीं लेगा बल्कि अपनी दादी माँ के लिए एक अच्छा खासा पैसा भी कमाएगा और पावर भी, जिससे उनकी लाइफ इजी और ऐशो आराम से निकले। और उसके पास सिर्फ एक हफ्ता है, इसीलिए उसे अपने जल्दी खोलने पड़ेंगे और वो अपना एक प्लान कॉपी खोलकर उसमें लिखने लगता है और उसे अपना बेस इस जगह में 2 साल के अंदर अंदर बनाना है। और उसे ये करने के लिए उसे 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। पहली, फिजिकल स्ट्रेंथ, जिसकी मदद से वो किसी भी आमने सामने गुंडे को धूल में मिला सके, और उसे अपनी बॉडी और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्किल को बढ़ाना होगा। और दूसरी प्रॉब्लम है जुंगमिनो और उसका बैकग्राउंड। जुंगमिनो के पेरेंट्स के बहुत सारे कनेक्शन हैं, जिसकी मदद से वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि ह्यूंगसुंग अकेला उनके साथ टक्कर नहीं ले सकता, जिसके लिए उसे भी बहुत सारे पावरफुल कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ एक सफेद बालों वाला हट्टा कट्टा पावरफुल आदमी पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा रहा था क्योंकि पुलिस वालों ने उसे पकड़ जो लिया था। वो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन का सबसे बड़ा लड़का हूँ। हाँ, और पुलिस वालों को भी ये अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उन्होंने कुछ भी गलती करी तो वो उनका करियर मिट्टी में मिला सकता था। लेकिन उनके पास भी कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ FIR जो दर्ज हो चुकी थी और उन्हें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तब भी उनकी नौकरी चली जाएगी। और गु चैंग को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बदमाश लोग ने उससे पहले पंगा लिया और वो इतने ज्यादा कमजोर थे कि एक ही मुक्के में हॉस्पिटल जाना पड़ा उन लोगों को। पहले तो उन्होंने पंगा लिया और फिर हॉस्पिटल जाकर मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर। और उसे भी पता है कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया क्योंकि अभी हाल में ही उसके पापा ने एक अनाउंसमेंट करी कि उसके बाद उसकी गद्दी कौन संभालेगा, उसका बड़ा बेटा या छोटा बेटा। एक लड़ाई उसके बीच जो कि 12वीं पास है और हमेशा लड़ाई में उलझा रहता है, और दूसरी तरफ उसका भाई बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और एक बड़ी परिवार की लड़की से शादी भी कर रखी है 3 साल पहले। और उसी की वजह से उसके भाई के पास ज्यादा चांस है कि वही चेयरमैन बने, और अगर ये केस बाहर निकल गया तो उसके चांस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे और वो कभी भी चेयरमैन नहीं बन पाएगा। और वो पुलिस वाला भी गोचेंग को कहता है कि ये केस बहुत ज्यादा अलग है और हम आपको नहीं छोड़ सकते और हम इस केस को रफा दफा भी नहीं कर सकते। गोचेंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने पहले मुझसे पंगा लिया। पुलिस वाला कहता है कि वहाँ पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं था, लेकिन बिना कोई एविडेंस के हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते क्योंकि गोचेंग के पास कोई प्रूफ नहीं था। इसी की वजह से जब वो लोग होश में आएंगे तो उन्हीं की बात को माना जाएगा। ये सुनकर गोचेंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इधर उधर देखने लगता। तभी वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो सोचता है कि इतनी रात को एक बच्चा पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है। लेकिन वो हैरान हो जाता है जब वो ह्यूंगसुंग उसकी तरफ उंगली करके कहता है कि वो उसके लिए गवाह बनकर आया है और ह्यूंगसुंग उसे उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग दिखाता है। जैसा कि गोचेंग ने बताया था कि वो लोगों ने उस पर पहले हमला किया और उसके बाद में ही गोचेंग ने उन पर पलटवार किया। और इस वीडियो को कैसे भी देखो, इस वीडियो से पता लगता है कि उन लोगों ने ही पहले गोचेंग पर हमला किया और अपने बचाव में गोचेंग ने उन पर वार किया। गोचेंग तो बस वहां से जा रहा था। ह्यूंगसुंग कहता है कि वो तो बस वहां से जा रहा था और वो देखता है कि वहां पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं है और ये लोग किसी को पीट रहे थे। और ह्यूंगसुंग कहता है कि ये जेंटलमैन ने अपनी पूरी कोशिश की उन लोगों से बचने के लिए, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं माने और इस पर हमला करते रहे। और इसी की वजह से इन जेंटलमैन के पास कोई और चॉइस नहीं थी बस उन पे हमला करने की। क्या ये कोई गलत बात है अपने बचाव में उन और लोगों को पीटना? ये तो बस इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि एक ही मुक्के में उन सभी को ढेर कर दिया। गोचेंग भी ह्यूंगसुंग के कंधे पर हाथ रख लेता है और कहता है कि ये सही कह रहा है। जिसके बाद उन पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं था गोचेंग को जाने देने के लिए, लेकिन वो अपने आप को बचाते हुए कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा सर, हमें मालूम नहीं था कि उन्होंने आप पर पहले हमला किया। और वो कहते हैं कि जब वो होश में आएंगे तब हम आपको बता देंगे। जिसके बाद गोचेंग कहता है कि तो मैं इतनी देर से क्या झूठ बोल रहा था। जिसके बाद गोचेंग पुलिस वालों को कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आगे जाते हुए देख सकता हूँ। उसके बाद ह्यूंगसुंग और गोचेंग पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और गोचेंग ह्यूंगसुंग को कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस सकता था। इसीलिए गोचेंग उसको बहुत सारे पैसे देता है और ह्यूंगसुंग भी बिना कुछ सोचे उसे ले लेता है। और गोचेंग भी सोचता है कितने साल के बच्चे इतने सारे पैसे कभी नहीं लेते, लेकिन ह्यूंगसुंग ने एक ही बार में ले लिए। और ह्यूंगसुंग कहता है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, उन लोगों ने तुमसे पंगा लिया? और गोचेंग कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। और ह्यूंगसुंग गोचेंग
को कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम कौन और कहां से हो और किस सिचुएशन में। गोचेंग उसे पीटने वाला था। युंगसुंग कहता है कि गोचेंग कहता है कि आखिर तुम हो कौन। युंगसुंग कहता है कि वो प्रूफ है कि ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं था। जब वो कोमा में था तो उसने न्यूज चैनल पर इन सभी बातों के बारे में सुना था, कैसे छोटे भाई ने बड़े भाई पर गुंडे भेजे जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन में पकड़ा गया। और इसी नॉलेज के कारण युंगसुंग गोचेंग के पास गया और युंगसुंग गोचेंग को कहता है कि मुझे सिर्फ एक घंटा दो, सिर्फ एक घंटा, जिसकी मदद से तुम्हारा पूरी जिंदगी बदल के रख दूंगा। और वो दोनों एक कैफे में जाते हैं और युंगसुंग गोचेंग को वही रिकॉर्डिंग दिखाता है। लड़ाई होने के 30 मिनट पहले 3 लोग एक स्टोर के सामने खड़े होते हैं जैसे कोई वो रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन वो किसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गोचेन आया वो लोग उसे गालियां देने लगे और उससे जानबूझकर लड़ाई करने लगे। गोचेन पहले तो उनसे लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जैसे वो और ज्यादा गालियां देने लगे गोचेंग ने उन पर हमला कर दिया। गोचेन कहता है कि मुझे पहले से शक था और वो ये भी कहता है कि जब से ये चेयरमैन की गद्दी की अनाउंसमेंट हुई है तब से उसके साथ ये ऐसे हादसे हो रहे हैं। युनसुक कहता है कि क्या हो अगर ये सभी हादसे तुम्हारे छोटे भाई गोआन ने करवाए। गोचैन को भी पहले से शक था, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहता था कि उसी के छोटे भाई ने उस पर ये गंदी हरकतें करी। वो इतने अच्छे माहौल में बड़ा हुआ, बड़ी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुआ, इतनी गंदी चालें चलेगा। और गोचैन कहता है कि तुम्हारा क्या मकसद है। युंगसुक चाय की घूंट लेता है और सोचता है कि जितनी भी चीजों से याद है, म्यूजिन कंस्ट्रक्शन अभी तो सिर्फ कंट्री के छोटे से हिस्से में जानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो और ज्यादा बड़ी होगी पूरे कंट्री में वो फैल जाएगी, क्योंकि म्यूजिन कंस्ट्रक्शन ने हमेशा अपने कस्टमरों के लिए ही काम किया है और जब भी घर बनाते तो हमेशा हाई और वैल्यूएबल मटेरियल का ही यूज करते और कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी ताकि उनके घर मजबूत बन सके, जिसकी वजह से कस्टमरों ने भी उनसे ही घर बनवाए और खरीदे। लेकिन जैसे ही उनकी कंपनी बढ़ने लगी उनके दोनों बेटे गायब हो गए और पूरे शहर में खबर फैल गई कि छोटे भाई की करतूत बड़े भाई ने पकड़ ली और गोचैन ने उसे गुस्से में एक मुक्का मार दिया, जिसके बाद छोटा भाई हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। और इन्हीं दोनों की हरकतों के से उनके पापा गुस्सा आ गए और दोनों बेटों को गद्दी का हकदार बनाने से मना कर दिया। और इन दोनों भाई की करतूतें इंटरनेट पर फैल गई और मीम भी बन गए और इसी की वजह से उसे इन लोगों के बारे में इतना पता है और उसी की मदद से वो आज गोचैंग की मदद कर पाया। और उसके बाद चेयरमैन की गद्दी पर किसी और ने राज किया और फिर वो पूरी कंट्री में फैल गए। और युसुंग चाहता नहीं है कि फ्यूचर चेंज हो जाए, लेकिन गोचैन बड़ा भाई गुस्से वाला है और उसका छोटा भाई एक चालाक और शातिर आदमी है जो अपने मकसद को पाने के लिए जमीन से भी नीचे गिर सकता है। और इसीलिए उसके पापा ने उन दोनों को ही गद्दी का हकदार नहीं बनाया, लेकिन वो उसके लिए जरूरी बात नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फ्यूचर चेंज हो जाए, उसे तो बस अपना बदला लेना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है। और युंगसुंग कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चेयरमैन बनने में और तुम्हारा बदला लेने में भी गोवैन से। गोचैन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है कि ऐसे छोटा सा बच्चा मेरी मदद करेगा। और युंगसुंग कहता है कि मुझे मालूम है कि कई सारे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं चेयरमैन बनने में, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि वो सिर्फ तुम्हारे कानों में अच्छी बातें डाल रहे हैं और मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होकर तुम्हारे छोटे भाई की करतूत को पकड़ सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे साथ होकर कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि वो लोग तो तुम्हारे छोटे भाई की ही तरफ हैं, बस तुम्हारे कान भरने में के लिए भेजे हुए हैं। युंगसुंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पे बिलीव करो, मुझे तो सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं एक रिलेशनशिप बना सकूं तुम्हारे साथ, सिर्फ ट्रस्ट पर। गोचैन बाहर जाकर सिगरेट जलाकर सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उस कैफे का ओनर आता है कि यहाँ पर सिगरेट मत पियो, जिसके बाद गोचैन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यहाँ से चला जा वरना मैं इस कैफे को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद वो भाग जाता है। और युंगसुंग उसे शीशे के आर पार देख रहा था कि एक बिगड़ैल लड़का इतने बड़ी कंपनी का बड़ा वारिस टाइम बॉम्ब की जैसे है, अगर उसे छुआ तो वो फट कर उसे ही नुकसान दे सकता है। लेकिन उसने उसे इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि वो एक अच्छा बंदा नहीं है, बल्कि वो इतना पावरफुल है कि वो अपने बदले के लिए अपने छोटे भाई को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार है। और इसीलिए उसे लगता है कि उसका रिवेंज लेने में उससे बढ़िया आदमी कोई और हो ही नहीं सकता। और गोचैंग बाहर खड़े होकर सोच रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसके छोटे भाई के पास है, और ऐसा चलता रहा तो उसका छोटा भाई गद्दी पर राज करेगा। और क्या उसे एक 17 साल के लड़के पर यकीन करना चाहिए जिसे वो पहली बार मिला है। और फिर उसे याद आता है कि उसके पापा ने उसे जो कहा था, अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसे उन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए जिसके पास स्किल है, और उसे परवाह नहीं करना चाहिए कि अगर वो कितने साल के हैं, किस रंग के
हैं किस जेंडर के हैं। अगर वो उन लोगों को रख पाएगा जो स्किल हैं तो वो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन का चला पाएगा। और इन बातों को याद करके गोचैन अपने गट पर बिलीव कर अंदर चला जाता है और ह्यूंगसुंग को कहता है कि पहले मैं तुम्हारा प्लान सुनूंगा और उसके बाद ही हाँ करूंगा। और वहीं उसका छोटा भाई गुआन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपना फोन नीचे दे मारता है कि उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन से बच गया, कि उसने इतना घटिया प्लान बनाया। और फिर वो थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि उसके पास अभी भी चांस है उसके भाई से बहुत ज्यादा, और ऐसा ही चलता रहा तो वही गद्दी पर राज करेगा। इससे पहले वो और कुछ सोच पाता उसके पास एक और फोन आता है कि उसकी वाइफ ने ह्योंगसंग के ऑफिस में जबरदस्ती घुस गई है। और वहीं दूसरी तरफ ह्योंगसुंग भी गोचैन को अपना प्लान बता रहा था कि उसे रियलिटी पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो गोचैन से पूछता है कि उसमें और उसके छोटे भाई में किसके ज्यादा चांस है गद्दी पर राज करने की। गोचैन कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा छोटा भाई के, क्योंकि मैं तो सिर्फ 12वीं पास हूँ और वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से MBA का कोर्स करके ग्रेजुएट हुआ है और उसकी वाइफ भी बहुत बड़ी फैमिली से आई है। और ह्यूंगसुंग कहता है कि गोआन ने पहले से ही ये प्लान बना रखा था कि गद्दी पर वो ही राज करेगा और इसीलिए इतने बड़े यूनिवर्सिटी से वो पास हुआ और एक बड़ी फैमिली की लड़की से शादी, और इसी की वजह से उसने तुम्हारे और उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बना लिया। और वहीं दूसरी तरफ तुम जो 12वीं पास और कई सारे झगड़ों में और कई बार पुलिस स्टेशन में भी गए हो, तो तुम्हारी मदद आखिर कौन ही करेगा। गोचैन भी गुस्सा हो जाता है लेकिन वो भी ह्यूंगसुंग की बातों को मना नहीं कर सकता था क्योंकि ये सब सच था। ह्यूंगसुंग कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी तुम्हारे बहुत ज्यादा चांस है कि तुम ही गद्दी पर राज करो। जिसके बाद गोचैन थोड़ा सा शांत हो जाता है और ह्यूंगसुंग को कहता है कि अच्छे से समझाओ। जिसके बाद ह्यूंगसुंग कहता है कि तुम्हारे छोटा भाई अभी भी बहुत सारे एडवांटेज में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने ये गद्दी की रेस क्यों करी, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम्हारा छोटा भाई गद्दी की रेस में दौड़े और जीते। तुम्हारे और उसके बीच में इतना गैप है कि कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पापा ऐसा चाहते थे। लेकिन अगर क्या हो अगर तुम्हारा छोटा भाई नीचे गिर जाए जिस लेवल पर तुम हो। और ये बात सुनकर गोचैन समझ जाता है कि आखिर ह्यूंगसुंग कहना क्या चाहता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि क्या होगा अगर तुम और तुम्हारा छोटा भाई एक ही लेवल पर हो, तब तुम्हारे पापा किसको चुनेंगे, तब कंपटीशन शुरू होगा, अभी तो कंपटीशन है ही नहीं। गोचैन अब ह्यूंगसुंग की मदद के लिए हाँ कर देता है और ह्यूंगसुंग उसे बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उसे ये गद्दी की दौड़ में जीतना है उसको 3 चीजें चाहिए। पहली है बैकग्राउंड, और उसमें ये पहले ही हार चुका है क्योंकि जब उसका छोटा भाई गोआन बिजी था और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में कई सारी पावरफुल फैमिलीज के साथ, और तब हमारा गोचैन कनेक्शन बना रहा था रेड लाइट एरियाओं की लड़कियों के साथ। और दूसरा है रेपुटेशन, और हमें गोचैन के रेपुटेशन के बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो बचे हैं सिर्फ तीसरी चीज के साथ, एबिलिटी। गोचैन जब वुमेन और अल्कोहल के साथ था तब गोआन बिजनेस में अपनी कई सारी डील क्रैक कर रहा था। गोचैन को कुछ अलग करना पड़ेगा और उसे उसके छोटे भाई से बहुत ज्यादा अच्छा करना होगा। गोचैन थोड़ा सा नाराज हो जाता है ये सुनने के बाद क्योंकि उसे ह्यूंगसुंग की बातें बुरी लग गई और वो दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगा। और ह्यूंगसुंग कहता है कि अब से वो लोग इन तीनों चीजों को पलटने वाले हैं और इसीलिए वो पहली चीज पे जाते हैं बैकग्राउंड। और अब गोचैन पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़े परिवार की लड़की के साथ शादी कर सकता है जैसे उसके छोटे भाई ने की थी, और ना ही वो किसी पावरफुल कनेक्शन के साथ इतनी जल्दी हाथ मिला सकता है। इसलिए उन्हें कोई उल्टे तरीके के बारे में सोचना होगा और ऐसा करने के लिए उन्हें उसके छोटे भाई गोआन को उसकी वाइफ से अलग करना होगा, क्योंकि जब उसकी वाइफ का सपोर्ट उससे हट जाएगा तो उसका बैकग्राउंड भी और उसका कनेक्शन भी वहीं से कट हो जाएगा और गोआन गोचैन के लेवल पर आने लगेगा। और ये प्लान बनाने के बाद वो उसे पूरा करने में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। और अब कुछ मिनटें बीत जाती हैं। गोचैन और गुएन दोनों भाई अपने पापा के सामने बिल्डिंग में खड़े हैं और गुएन उसका छोटा भाई उसके पापा से माफी मांगता है जो भी हुआ, और उसका पापा कहता है कि वो उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो उसे बास्टर्ड भी कहता है और वो गोआन को बहुत ही ज्यादा नफरत से देखता है। और वो और ये भी कहता है कि उसने उसके ससुर से भी बात करी है और उसने कहा है कि वो गोआन को लेसन सिखाएगा ताकि ये दोबारा ना हो और बातें डिवोर्स तक ना बढ़ पाए। और गोआन की वाइफ ने गोआन से कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए उससे अलग रहेगी और वो कैसे उसे मनाएगा। और गोआन उसके पापा से दोबारा माफी मांगने लगता है, लेकिन वो दोबारा से गुस्सा हो जाता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार समझाया है कि जब एक आदमी अपने औजार के
साथ खेलने लगता है तब उसका परिवार खतरे में आ जाता है और गिरने की कगार पर होता है। और अगर तुम उस बीच के साथ ऐसे ही खेलते रहोगे तो इससे अच्छा है कि तुम गुचैन की तरह सिंगल रहो। और उसके बाद उसके पापा गुचैन से कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पुलिस स्टेशन में बार बार अंदर बाहर क्या हो रहा है। और इसके पापा को यकीन था कि वो दोबारा से यही कहेगा कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं था कि गुचैन ये कहेगा। जब वो कैफे में था, ह्यूंगसुंग ने गुचैन से कहा था कि गुचैन को लगा कि ह्यूंगसुंग उसे कहेगा कि उसे गोवैन के चाल के बारे में उसे उसके पापा को बता देना चाहिए, लेकिन ह्यूंगसुंग कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि जब वो कोमा में था तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री सुनी थी जिसमें उन्हीं के पापा को पता था कि उनके दोनों बेटा क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और उसे ये भी पता था कि उसके छोटे बेटा इतने ज्यादा चाल ले चल रहा है उसके बड़े बेटे के खिलाफ, लेकिन उसने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि ऐसे भी कई तरीके हो सकते हैं जिससे वो अपना काम करा सके। और अगर वो ऐसे करने में कामयाब होता तो उसके लिए और भी अच्छा होता, क्योंकि बिजनेस में ऐसे कई सिचुएशन आएगी जिसमें उसे उनका सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसने उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि उन्हें ऐसा सक्सेसर चाहिए है जो कंपनी को आगे बढ़ा सके किसी भी मतलब से, कैसे भी डर्टी पॉलिटिक्स कर। और ह्यूंगसुंग को ऐसा लगता था कि अगर वो गोवान के सारे राज उसके पापा को बता देंगे तब भी कुछ नहीं होगा, और अगर वो अपने एनिमी को यानी कि अपने छोटे भाई को अपने लेवल पर लाने की कोशिश करेगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पापा किसी और को चेयरमैन बना देंगे। और इसीलिए गुचैन को एक ऐसा एक्टिंग करना पड़ेगा जैसे कि वो चेयरमैन के पद के लिए सबसे बढ़िया कैंडिडेट है। उसे ऐसा दिखाना होगा कि वो बदल गया है। और इसीलिए ह्यूंगसुंग गुचैन को कहता है कि उसे क्या करना चाहिए। और हम वहाँ पर आ जाते हैं और गुचैन अपने पापा से कहता है मुझे माफ कर देना, आगे से ये दोबारा कभी नहीं होगा। और वो अपने पापा के सामने और भी ज्यादा झुक जाता है, क्योंकि उसे मालूम था सिर्फ बातों से काम चलने वाला नहीं है, उसे और ज्यादा झुकना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के बड़े बेटे को इन सब मामलों में उलझना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर देना। और अब से वो इन सिचुएशन का ध्यान रखेगा और हमेशा सोच के अपना एक्शन करेगा। और वो अपने पापा को कहता है कि मैं सजा के लिए हकदार हूँ, प्लीज मुझे सजा दें। और इतना सब कहने के बाद पासा पलट जाता है। उसके पापा कहते हैं कि मैंने सुना था कि लड़ाई तो उन बदमाशों ने पहले शुरू करी थी और तुमने तो लड़ाई करने की कोशिश भी नहीं की। और उसके पापा गुचैन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया इस प्रॉब्लम को ठिकाने लगाकर, और मुझे तुम पर प्राउड है। जिसके बाद वो दोनों भाई कमरे के बाहर आ जाते हैं और गुआन गुचैन की तरफ देख रहा है और अपने मन में गाली दे रहा है। और उसे मालूम नहीं है कि उसकी वाइफ को उसके होटल की लोकेशन दी किसने, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। और अगर वो उसे मिल गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। गुचैन को गोवैन की बात कुछ नहीं सुनाई दी, क्योंकि वो तो अभी भी शौक में है, क्योंकि उसके पापा ने जो उससे कहा, क्योंकि उसके पापा हमेशा से उसे डांटते और गालियां देते थे, लेकिन आज पहली बार उसने गुचैन के कंधे पर हाथ रखा और शाबाशी भी दी। और उसने ये पहली बार एक्सपीरियंस किया है और उसे ये हमेशा के लिए होने देना चाहिए। और वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। और कुछ देर बाद गुचैन ह्यूंगसुंग के साथ अपनी गाड़ी में है और वो ह्यूंगसुंग को उसकी एडवाइस के लिए थैंक यू कहता है, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसकी तारीफ की। और अब वो ह्यूंगसुंग के हर बात को मानने के लिए तैयार है। और वो ह्यूंगसुंग से दोबारा पूछता है कि उसे चेयरमैन बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हर एक बात को बिना कुछ कहे मानेगा। ह्यूंगसुंग कहता है तुम्हें ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ गोवान को थोड़ा सा पीछे धकेला है और अभी तो उसे चेयरमैन बनने के लिए उसे दोनों राउंड को जीतना होगा। उसके पास कुछ प्लान है, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और इसीलिए गुचैन को वो कहता है कि उसे उसके पापा की कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा एम्प्लॉय बनकर। और उसे सीखना चाहिए कि काम कैसे करता है, उसका कंपनी काम कैसे करता है, और उसके बाद ही वो आगे का प्लान उसे बताएगा। और गुचैन उससे पहले क्वेश्चन करने लगता है, लेकिन उसने जो देखा आज उसकी एडवाइस मानकर वो खुशी खुशी उस बात को मान लेता है। और ह्यूंगसुंग उसे कहता है कि अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। और गुचैन कहता है कि क्या है, क्या तुम्हें याद है हमारे बीच में जो बातें हुई थी कैफेटेरिया में, क्योंकि वो हम एक दूसरे के साथ काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे से चाहिए है। गुचैन कहता है कि मांगो जो मांगना है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ उसके स्कूल की कमेटी का आज आखिरी दिन है और आज मीटिंग भी है। वहाँ पर जुंग मिनहो की मम्मी किम टीचर को थप्पड़ मारती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है और उसने उसके बेटे को पीटते वक्त बचाया नहीं, और अगर उसने ह्यूंगसुंग को इस स्कूल में से नहीं निकाला तो वो उसे ही नौकरी से निकलवा देगी। और टीचर कहता है कि हाँ मैं समझ गया।
और जुंग मिनो की माँ वहीं से चली जाती है। उस टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आगे कुआ तो पीछे खाई, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। और वो ह्यूंगसुंग के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज उनसे माफी मांग लो और तुम स्कूल से नहीं निकाले जाओगे और तुम्हारी पनिशमेंट कम हो सकती। और ह्यूंगसुंग कहता है कि उसे माफी नहीं मांगनी और मुझे मालूम है कि जुंग मिनो की माँ तुम्हें तंग कर रही है। और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल से बाहर निकलना चाहते हो जब तुम्हारे करप्ट पैसे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बाहर पता चलेगा। टीचर समझ जाता है कि अगर ह्यूंगसुंग स्कूल से गया तो मैं भी गया, वो गिरा तो मैं भी गिरा। जिसके बाद वो टीचर रिव्यू कमेटी में चला जाता है और वहाँ पर प्रिंसिपल पहले से ही जुंग मिनो की माँ से बातें कर रहा था। और वो प्रिंसिपल जुंग मिनो की माँ से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और सिचुएशन सारी हमारे कंट्रोल में है। और वो टीचर उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है घबराते हुए। वो तो गया भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो वो या तो करप्ट टीचर होगा या फिर अफेयर के साथ डाइवोर्स के साथ मारा जाएगा और वो कहीं पर खड़ा ही नहीं हो सकता। एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। और ये सब वो सोच ही रहा था, एकदम से वो शांत हो जाता है। वो देखता है कि ह्यूंगसुंग के साथ जो गार्डियन आया है उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि आखिर हुआ क्या है और वो किम टीचर को कहता है कि आखिर हुआ क्या है, जरा अच्छे से बताओ। वो टीचर एकदम से अपनी कुर्सी पे खड़ा होता है और कहता है कि जुंग मिनो और उसके दोस्त पहले ह्यूंगसुंग को बुली कर रहे और उसके बाद ह्यूंगसुंग ने अपने बचाव में उन लोगों को मारा। और यहाँ तो जुंग मिनो ही बुली करता था और आज वो पिट गया है और अब वो विक्टिम बन गया है। जुंग मिनो की माँ हैरान हो जाती है, अभी तो मैं उसको थप्पड़ मार के आई थी और अब इसको क्या हो गया एकदम से। तो हमें पता चलता है कि टीचर ने ह्यूंगसुंग के गार्डियन को देख लिया और उसे पहचान लिया कि ये तो म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन का बड़ा बेटा है। गुचेन तो इतना बड़ा आदमी है और जुंग मिनो की माँ तो उसके सामने चींटी बराबर भी नहीं है। और बिना कुछ समझे इसीलिए वो ह्यूंगसुंग की साइड हो गया। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी ह्यूंगसुंग के गार्डियन बन के कैसे आ गया। प्रिंसिपल भी हैरान था और वो टीचर को कहता है कि अच्छे से समझाओ, तुम ठीक तो हो, दिमाग तुम्हारा हिला विला तो नहीं। टीचर कहता है मैं ठीक हूँ, मैं सही से समझाता हूँ। जुंग मिनो और उसके दोस्त कई सारे बच्चों को तंग करते थे और एक दिन ह्यूंगसुंग ने उन्हें देख लिया और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुके और उल्टा ह्यूंगसुंग को पीटने लगे। इसीलिए ह्यूंगसुंग ने अपने बचाव में उन सभी पर पलटवार किया। बस इतना ही हुआ है और असली बुली जुंग मिनो है और वो बाकी लोगों की तरफ भी देख कर बातें कर रहा था ताकि वो उसकी बातों में आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब इतने बड़े आदमी गुचेन और ह्यूंगसुंग दोनों को नाराज कर सके। और वो उनकी साइड पूरी तरह से हो जाना चाहता था क्योंकि वो अपने बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहा था। और क्या अगर कोई उसको मारेगा तो वो अपने बचाव में पीट भी नहीं सकता। ये कहाँ की बात हुई, और वो तो अपने आप को सिर्फ बचा रहा और वो अपनी बातें खत्म करके आराम से बैठ जाता है। सभी हैरान थे, यहाँ तक कि प्रिंसिपल को भी समझ नहीं आ रहा था। पहली बार हमारे स्कूल में से 4 बच्चे पीट कर हॉस्पिटल गए और आकर पता चलता है कि उन्होंने ही लड़ाई स्टार्ट करी। और प्रिंसिपल ये भी कहता है ह्यूंगसुंग ने इन चारों को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन पनिशमेंट देना जरूरी है ताकि और ऐसे ज्यादा इंसिडेंट स्कूल में ना हो। और इसीलिए उन्हें जानना है कि आखिर ये सब शुरू और हुआ कैसे। और इसीलिए प्रिंसिपल कहता है कि हमें जुंग मिनो के मुंह से सुनना चाहिए। और जुंग मिनो जैसे ये अपने घर से ही पूरी तैयारी करके आया था, वो कहता है कि डर कर कहता है कि टीचर ने सब झूठ कहा है, वो तो बस यहाँ हॉल में से जा रहा था और उसने ह्यूंगसुंग को देखा कि वो पार्क को पीट रहा है और उसने दूसरे बच्चों से पूछा कि क्या हुआ। और वो बताते हैं कि ह्यूंगसुंग सिर्फ एकदम से पार्क को पीटने लगा बिना कोई वजह से। और ह्यूंगसुंग उसे देख रहा है कि साला कितना झूठ बोल रहा है और अपने हाथों को अपने मुंह पर छुपा कर रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि ह्यूंगसुंग ने सबसे पहले फाइट शुरू करी और वो उसको सच बता रहा है। वो तो बस अपने दोस्तों की मदद करना चाहता था, वो तो बस उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन ह्यूंगसुंग ने उसे भी मार दिया। और वो रोने की एक्टिंग कर रहा था लेकिन हाथों के अंदर से वो हंस रहा था। और जुंग मिनो की मदर उसके हाथों को पकड़ती है, अरे मेरे बेटा। और वो अपने गुस्से में प्रिंसिपल को डांटने लगती है कि तुम्हारे स्कूल में हो क्या रहा है, एक बच्चे को तुम रोक नहीं सकते, इतने लोगों को इतने पीटा है और क्या पता ये ह्यूंगसुंग किसी और को भी पीटने लगे, हमें तो इसको स्कूल से बाहर निकालना ही है। और उसकी बातें सुनकर बाकी पेरेंट्स भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। और अभी सभी के सभी लोग, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी, उसके तो स्कूल में डोनेशन जुंग मिनो की माँ देती थी, इसी वजह से वो भी और बाकी सभी लोग भी उसी की तरफ हो गए। और हॉस्पिटल में वो तीनों जो पिटकर गए हैं वो हॉस्पिटल में गेम खेल रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि ह्यूंगसुंग तो अब स्कूल में से का एक्सपेल कर दिया जाएगा क्योंकि जुंग मिनो की मदर उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी और वो अपने बेटे के लिए स्कूल भी तोड़वा सकती है अगर उसके बेटे को इंसाफ नहीं मिला। और पार्क कहता है कि अगर वो एक्सपेल नहीं हुआ
तो मैं उसको हर दिन इतना मारूंगा जब तक वो अपनी आखिरी सांसें भी तक मुझसे भीख नहीं मांगेगा। और अगर वो स्कूल से निकाल दिया गया तो वो जहाँ जाएगा उसके पीछे जाकर उसे हर रोज पकड़ पकड़ कर पीटेंगे। क्या कहते हो? लेकिन उन्हें क्या पता स्कूल में क्या चल रहा है। गोचैन टेबल पर मुक्का मारता है और कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। वो गुस्सा हो रहा है और वो बिना डरे उस गुचेन जुंगमिनो की माँ को गाली दे देता है। बिच, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें मालूम भी आखिर हुआ क्या है? वो कहता है कि बिचेस सच क्यों नहीं बोलते? क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम कि आखिर हुआ क्या है? जब टीचर ने कह दिया है जुंगमिनो ने पहले लड़ाई शुरू करी तो तुम मानते क्यों नहीं हो? और तुम्हें क्या लगता है ये शैतान की शक्ल का सच बोल रहा है? और प्रिंसिपल भी गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो आप, और हमारे स्टूडेंट को शैतान मत कहो। और गुचेन को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आखिर शैतान को शैतान नहीं कहे तो क्या कहें? इसकी शक्ल को देखो, इसकी शक्ल से दिख रहा कितनी शैतानी कर रही है। इसकी शक्ल से देखने से लग रहा है कि और बच्चों को हैरास करता है, उनको बुली करता है और उनका सामान भी लूट लेता है। और वो प्रिंसिपल से कहता है कि आखिर तुम क्यों इसकी साइड ले रहे हो? इसे क्यों बचाना चाहते हो? क्या तुम इतने गधे हो और या फिर तुमने इसकी माँ से पैसे लिए हैं? बास्टर्ड। हाँ, मुझे मालूम है कि इतनी सारी एम्बुलेंस आई है इन बच्चों को लेने के लिए, लेकिन ह्यूंगसुंग ने अपने बचाव में उन लोगों को पीटा है और उन्हें इस केस की जड़ में जाना होगा। और क्या तुम जब छोटे थे तुम्हें कोई पीटता था तो तुम ऐसे ही खड़े रहते थे? और इतना सब सुनने के बाद जुंगमिनो की माँ गुस्सा हो जाती है और गुचैन को गाली दे देती है। साले तू है कौन? क्योंकि उसने सुना था कि ह्यूंगसुंग के तो माँ बाप है ही नहीं, तो ये साला है कौन? गुचैन बस शैतानी स्माइल दे रहा था क्योंकि वो अब जुंगमिनो की माँ की तो बजाने वाला है। ये सब होने से पहले अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग गाड़ी में बैठे थे और ह्यूंगसुंग गुचैन को उसका स्कूल में गार्डियन बनने कर आने के लिए कहता है और कहता है कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बहुत सारी चीजें चाहिए और उसके लिए उसे के पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और उसके लिए मैं सिर्फ गोचैन तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ और वो है पावर। और वो कहता है कि मैं स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी छोटी क्या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर सबको मैनेज करने में मेरी मदद कर सके। क्योंकि मैं माइनर हूँ और मैं लीगल केसेस में अभी पढ़ नहीं सकता, तो मुझे एक ऐसा अडल्ट चाहिए जो मेरी लीगल इलीगल सभी चीजों में मेरी मदद कर सके। और गुचैन की मदद से वो इस सिटी में सबसे पावरफुल हो जाने वाला है और कोई भी उसकी तरफ उंगली भी नहीं कर सकता। और ऐसा मत समझो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पावर के लिए आया हूँ, बदले में मैं भी तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चेयरमैन की सीट जरूर दिला के रहूंगा। सिर्फ चेयरमैन क्या, उससे भी ऊपर ले जाने वाला हूँ। गुचैन कहता है कि उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि मैं ऐसी चीजों में बहुत ज्यादा माहिर हूँ। तुम किसी को मारो पीटो या काट डालो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और गुचैन कहता है कि मैं हूँ ह्यूंगसुंग का कस्टोडियन और एल्डेस्ट सन म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का के चेयरमैन का। इस एपिसोड की शुरुआत में ह्यूंगसुंग कहता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ह्यूंगसुंग मेरा छोटा भाई है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ और ये ऐसा नहीं है कि लोगों को तंग करता फिरे। और मुझे पता लगा कि इस पर मीटिंग बिठाई गई है, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा इसकी मदद करने के लिए आ गया अपना सारा काम छोड़कर। और मुझे मालूम है कि चियोनिल हाई स्कूल एक अच्छा और बढ़िया स्कूल है और मुझे पूरा भरोसा है कि ह्यूंगसुंग स्कूल में हर रोज आएगा बिना कोई दिक्कत के। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि इस स्कूल को स्पॉन्सर करूं, लेकिन मुझे इसके बारे में दोबारा सोचना होगा। मुझे लगा नहीं था कि इतना स्कूल खराब है और इसको चलाने वाला कोई अच्छा प्रिंसिपल भी नहीं है। जुंगमिनो की माँ कहती है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? गुचैन कहता है कि वो तो बस सच्चाई बता रहा है और टीचरों का काम होता है कि वो सच का साथ दे और बच्चों को कुछ अच्छा सिखाए। और यहाँ तो ह्यूंगसुंग जिसने अपने बचाव में उन बुली को मारा, अपने एक साथी को बचाने के लिए उसी को पनिशमेंट दी जा रही है। और तुम लोगों ने जब वो मार खा रहा था इतने सालों से उन सब चीजों को इग्नोर कर दिया और अब वो अपने लिए खड़ा हुआ है तो तुम लोग उसे पनिश करना चाहते हो। तुम लोग जब कहाँ थे जब वो खुद पीट रहा था? आखिर ये स्कूल कर क्या रहा था जब वो खुद विक्टिम था? और अगर वो गरीब परिवार से आता है तो हम अपने आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और अगर हमें पुलिस के पेरेंट्स से पैसे मिले तो हम उनका साथ देंगे और उन्हें छोड़ देंगे। और अगर यही कारण है स्कूल का अपने आंखों पर
पट्टी बांधने का है, तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। डेजन प्रेस्टिजियस स्कूल, और मैं इस जगह को पलट कर रख दूंगा। और वो बुली जो विक्टिम की सीट पर बैठा है और जो लोग जुंगमिनो की साइड हैं, मैं तुम लोगों को वादा करता हूँ कि तुम लोगों में से कोई भी अपनी ये गंदी टांग इस शहर में दोबारा नहीं रख पाओगे, और तुम इसे धमकी भी मान सकते हो। और ये है असली जस्टिस। बाकी सभी के पेरेंट्स भी घबराने लगते हैं। प्रिंसिपल भी डरने लगता है कि म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा लड़का ये ह्यूंगसुक की साइड कैसे आ गया। ह्यूंगसुक तो एक अनाथ था ना, वो तो अपनी बूढ़ी दादी के साथ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था। प्रिंसिपल सोचने लगता है कि अगर वो जुंगमिनो की साइड लेगा तो वो कभी भी म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा, और वो इस शहर डेसन में से बाहर भी निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ गया। लेकिन अगर वो जुंगमिनो की माँ के खिलाफ गया तो क्या होगा। और अभी उसका चांस है कि वो म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन की साइड हो जाए, और अगर वो म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन से स्पॉन्सर करवा ले स्कूल को तो उसका स्कूल पूरे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल बन जाएगा। और अगर उसको कोई धोखेबाज भी कहलाएगा और पत्थर भी मारेगा, वो उसे मंजूर है क्योंकि म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ अच्छा कनेक्शन बनाकर वो बहुत आगे जा सकता है। और प्रिंसिपल कहता है कि मैंने भी सुना था कि एक ग्रुप था जो और बच्चों को बुली करता था स्कूल के शुरुआत से ही, और जहाँ तक मैंने सुना है कि जुंगमिनो उस ग्रुप का लीडर था। जुंगमिनो की माँ प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन प्रिंसिपल अपना मुंह दूसरी साइड फेर लेता है। प्रिंसिपल कहता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहा है ताकि वो ब्लेम किसी और पर लगा सके, लेकिन वो जो कह रहा है वो सच है। और किम ह्यूंगसुक हमारा सबसे अच्छा और पढ़ाकू लड़का है, और उसके पास जरूर कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, और इसीलिए हमें ह्यूंगसुक के मुंह से ही सुन लेना चाहिए कि आखिरकार उसे क्या कहना है। ह्यूंगसुक सोचता है कि आखिरकार उन्होंने मेरी तरफ की स्टोरी सुनने के बारे में सोचा, तो जब मेरे पास कोई बैकअप नहीं था तो यही लोग मेरी एक बात भी नहीं सुना करते थे, और अगर किसी ने मेरी बात पिछली लाइफ में सुन ली होती तो मैं उतनी बुरी मौत नहीं मरता। ह्यूंगसुक कहता है कि मैंने टीचर को पहले ही कई बार बताया था पार्क और जुंगमिनो के ग्रुप के बारे में। वो लोग कई सारे बच्चों को हर रोज पीटते, और जब भी मैं टीचर को बताता तो सभी लोग एक ही बात कहते कि पार्क मिंचोल तो बस मजाक कर रहे हैं और ऐसे खेल रहे हैं, और इस एज के बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, और वो उन्हें बिना कुछ कहे ऐसे ही जाने देता था। और कई बार टीचर कहता था कि वो इसके बारे में जरूर कुछ करेगा, लेकिन वो कुछ नहीं करते थे, और इसीलिए उन बुली लोगों पर और ज्यादा ऐसी चीजों करने का हौसला आ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो पकड़े भी गए तो उनके साथ कुछ होने वाला नहीं है। और हाँ, मैंने ही जुंगमिनो को मारा है और उसके दोस्तों को इमरजेंसी रूम में भेजा है, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर बैठा क्यों हूँ? क्योंकि मैंने उन लोगों को एक बार मारा? क्या मैं बहुत ज्यादा उन लोगों को पीट गया? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को लगा कि मैं कमजोर हूँ। अगर मैं छत से गिर गया होता तब तुम लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करते और इस बात को यूं ही दबा देते। एक कानून अमीर लोगों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए, और ऐसी गैंग इतने सारे घटिया काम कर रही थी। पहले उन लोगों को पनिश करो, और अगर पनिश नहीं किया तो मैं इस बात को पूरे शहर में फैला दूंगा, और फिर कोई भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। और मेरा मुंह बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दो। जुंगमिनो घबराने लगता है कि उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। जुंगमिनो की माँ खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, और वो साइड में जाकर फोन लगाती है। बहन के टको, रुको अभी तुम, मैं अपने हस्बैंड को फोन लगा रही हूँ। जुंगमिनो की माँ कहती है कि हेलो, कहाँ पर हो तुम? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना मीटिंग के बारे में, और ये घटिया लोग जुंगमिनो को के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। किम टीचर और प्रिंसिपल सारे के सारे, और वो भी सिर्फ इसीलिए उसका गार्डियन बनकर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा लड़का आया है, और वो सारे साले हमारे सारे एहसानों को भूल गए हैं। तुम कहाँ हो? तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ और इन लोगों को दिखा दो कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि गोचैन है क्या? उसकी पत्नी कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? जल्दी आओ और साले को दिखा दो कि आखिरकार तुम हो कौन। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सबसे बड़े लड़के को ऐसा कहने की? क्या तुम अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते देखना चाहती हो? हे पागल, वापिस जाओ और उन लोगों को जो सजा देनी है देने दो, और जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। जुंगमिनो की माँ वहीं पर खड़े खड़े हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके हस्बैंड को हुआ क्या। उसे अंदर ही अंदर डर लगा
रहा था कि आखिरकार ये गोचेन कितना पावरफुल है। ह्यूंगसुंग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ उसे पनिशमेंट मिली थी 100 घंटों के लिए काम करने की, और वहीं जुंगमिनो और उसका गैंग मजे कर रहे थे और सिर्फ उसको सजा मिली, बाकी लोग ऐसे ही घूम रहे थे। जुंगमिनो को शौक लगता है क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया है। ह्यूंगसुंग जब जुंगमिनो जा रहा था उसे बुलाता है। जुंगमिनो को गुस्सा आता है कि और कहता है कि कुत्ते के बच्चे रुक, और उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो कहता है कि माँ क्या हुआ? उसकी माँ कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। उसकी माँ जुंगमिनो कहता है कि क्या? उसकी माँ कहती है कि घुटनों पर बैठो और माफी की भीख मांगो। क्यों? मैं तो पहले सजा मिल चुकी है, मैं स्कूल से निकाला जा चुका हूँ, अब क्यों मुझे इसके सामने घुटने टेकने हैं? ह्यूंगसुंग कहता है कि ये सवाल तो तुम्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए कि तुम्हें घुटने टेकने चाहिए या नहीं। जुंगमिनो की माँ कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और भीख मांगो। जुंगमिनो दोबारा पूछता है कि क्यों, आखिरकार क्यों? उसकी माँ कहती है कि जल्दी करो, और गुस्से से चिल्लाने लगती है। जुंगमिनो डर जाता है और ह्यूंगसुंग के सामने घुटने टेक कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। ह्यूंगसुंग को याद आता है कि ऐसा ही उन लोगों ने ह्यूंगसुंग की दादी के साथ किया था। ह्यूंगसुंग कहता है कि इसका मैं क्या करूंगा, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तुम भीख मांगना चालू करो। और कहता है कि अब से तुम्हारा फ्यूचर दुख ही दुख में निकलेगा। ह्यूंगसुंग अपने घर जाता है और उसके फोन पर मैसेज आता है पार्क म्यूनचुल का, और कहता है कि क्या हम एक बार मिल सकते हैं? पार्क ह्यूंगसुंग का इंतजार कर रहा था और ह्यूंगसुंग उसे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम आगे ही गए, थैंक यू सो मच। ह्यूंगसुंग कहता है कि सीधे मुद्दे की बात पर आओ। ह्यूंगसुंग पार्क कहता है कि ठीक है ह्यूंगसुंग, और बच्चों को बुली करना और तुम्हें मारना उस दिन, ये सब मेरी गलती है और मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा पेनफुल था ये सब सहन करना। और 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे एहसास हुआ है, और जो भी सजा हमें मिली है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा। तो क्या तुम इस मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दो? मैंने टीचर से पूछा था कि अगर तुम मान जाओ तो मैं स्कूल से नहीं निकाला जाऊंगा, और क्या तुम हमें एक चांस नहीं दे सकते? अगर हम ऐसे ही निकाले गए तो हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। प्लीज इस मामले को भूल जाओ और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारा नौकर, जो भी तुम कहो। ह्यूंगसुंग अपने मन में सोचता है कि स्कूल से निकाला जाना इनके लिए एक सदमा जैसा होगा, और ये लोग सिर्फ 17 साल के हैं और इनके पास कोई सोने का खजाना थोड़ी है कि बिना स्कूल और बिना नौकरी के ये अपनी जिंदगी आराम से बिता सकें, और इन्हें और कोई स्कूल मिलेगा ही नहीं जो इन लोगों को उस स्कूल में जगह दे। और मार पिटाई के केस में स्कूल से बाहर निकाले जाना बहुत बड़ी बात होती है, और उन्हें लगा कि वो पूरी जिंदगी के लिए इस दब्बे के साथ नहीं जी सकते। और पार्क कहता है कि हमें तो किसी और ने ऑर्डर दिया था तुम लोगों को बुली करने का, और वो बंदा है। और ह्यूंगसुंग एकदम से उसे रोक कर कहता है कि मुझे मालूम है। पार्क कहता है कि हैं, इसको कैसे मालूम? ह्यूंगसुंग कहता है कि तुम्हारा बैकअप, मैं जानता हूँ वो कौन है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब ह्यूंगसुंग कोमा में था उसे पता चला कि स्कूल में इतना कुछ बुली हो रहा था, उनके पीछे आखिरकार था कौन। कई साल पहले जब वो कोमा में था, एक बच्चा जो ह्यूंगसुंग की तरह बुली किया गया था, उसने छत से कूद कर सुसाइड कर ली, और अपने आखिरी नोट में लिखा था कि कैसे उन लोगों ने उसे बुली किया। और वो लोग थे गोल्डन सर्कल। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ अमीर लोगों के स्कूल में पाई गई है, और ये गैंगम में स्टार्ट हुई थी, और कोई नहीं जानता है कि आखिरकार इस गोल्डन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है कौन, क्योंकि फ्यूचर में भी इन लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई थी। और जिसने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे बुली होते हैं, और इसी को एक बिजनेस बनाकर पैसा कमाने का सोचा। उसने कई सारे बुलीज को भर्ती किया और उन्हें अपना बैकअप दे दिया, और कई सारे अमीर बच्चों के पापा से पैसे लेता है उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के बदले में। और उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसकी मदद से जो भी उस ग्रुप के मेंबर थे उन लोगों के मार्क्स कम नहीं होने देता था। अगर किसी मेंबर के मार्क्स कम हो रहे थे किसी बच्चे के कारण, तो उस बच्चे के पास जाकर या तो उसे पीटते या उसे पढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग नीचे गिरने लगती, और जिसकी वजह से या तो वो बच्चा खुद अपना स्कूल छोड़ देता, या फिर और हरकतों की वजह से, या फिर मार्क्स कम आने की वजह से स्कूल से निकाला जाता। और फ्यूचर में गोल्डन सर्कल के मेंबर रिवील हो गए थे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ, और ये मामला ऐसे ही रफा दफा हो गया, और उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील होने से बच गई। और आज तक उसे नहीं मालूम कि आखिरकार उनके पीछे है कौन। और मेरा बदला लेने का जो मिशन है वो सिर्फ उन लोगों को ही नर्क में भेजकर पूरा होगा, और मुझे गोल्डन सर्कल के हर एक डिटेल को जानना पड़ेगा और उन्हें खत्म करना पड़ेगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि ये जरूर गोल्डन सर्कल है। पार्क कहता है कि गोल्डन सर्कल सियोल एंड ग्योंगजी में शुरू हुआ है, और उनकी पावर यहाँ डेसन में नहीं पहुँच सकती। और तुम्हें कैसे पता
और आखिरकार तुम्हें इस जॉब पर रखा किसने। पार्क पहले तो सोचने लगता है और फिर कहता है कि शिन योंगबिन सनबे ने उसे रखा था। ह्योंगसुन कहता है कि शिन योंगबिन एक थर्ड ईयर का बुली जो अब पूरे स्कूल को अपने मुट्ठी में रखता है, और मुझे लगा नहीं था कि वो इस गोल्डन सर्कल का मेंबर है, क्योंकि गोल्डन सर्कल में रिक्वेस्ट देकर भी ज्वाइन किया जा सकता है। शिन योंगबिन पक्का गोल्डन सर्कल के किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में है और मैं गोल्डन सर्कल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ उसकी मदद से। लेकिन शिंग इस इन्फॉर्मेशन को आसानी से नहीं देगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो फ्यूचर में MMA का प्रोफेशनल एथलीट चैंपियन रह चुका है, और अगर मैं उस पे ऐसे ही अटैक करूंगा अपनी घटिया स्किल्स के साथ तो मैं पक्का हार जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बास्टर्ड का करना क्या है। ह्योंगसुन कहता है कि तो तुम्हें मेरी माफी चाहिए, और ह्योंगसुन उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि जब से वो कोमा में गया था उसके बाद उन लोगों ने उसके छोटे भाई को तंग किया, कि दादी माँ से कई बार माफी मंगाई और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या क्या करने वाला हूँ। और ह्योंगसुन उसे पीटने लगता है। ह्योंगसुन कहता है अपने मन में कि पार्क अपनी पिछली